स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। दोस्तों, आज का जो हम सेशन करेंगे वो हम करेंगे व्याकरण से, और इस सरल हिंदी व्याकरण से हम करेंगे आज शब्द का मोस्ट VV1 क्वेश्चन करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव का करेंगे, ताकि आपको कहीं भी ऑब्जेक्टिव में फंसने की दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहना है आपको, और वीडियो को स्टार्ट करने से वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और बेल आइकन बटन दबा लीजिए। चलिए, हम आज शब्द की बात करते हैं। आज शब्द को एक ही वीडियो में ख़त्म करके हटाते हैं। इसके बाद यदि समझ में आ जाएगा तो कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद हम बताएंगे संज्ञा। तो सबसे पहले आता है कि शब्द कहते किसे हैं। दोस्तों, हम कोई चीज़ जो लिखते हैं ना, कोई भी वर्ड लिखते हैं तो ये एक शब्द मिल के बनता है। जैसे गा का गा आयो, तो ये एक पूरा जो लिखे गाय, ये एक शब्द हो गया, ठीक है। और ये जो लिखे गौ, ये एक अक्षर है। क्या है ये? वर्ण, ठीक। तो अगर हम गाय लिख रहे हैं तो ये पूरा क्या होगा? मेरा शब्द हो गया। गाय क्या हो गया? एक पूरा शब्द। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब आता है क्वेश्चन कि शब्द कहते किसे हैं। क्या है? शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं, क्वेश्चन है आपका। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, आपको ऐसे नहीं पूछ के ऐसे पूछेगा, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन में ऐसे दिया रहेगा, ए में संज्ञा, बी में सर्वनाम, सी में शब्द और डी में सभी। तो आपको जो लगे उस हिसाब से आपको, तो क्या हो सकता है इसका आंसर? शब्द हो सकता है। अब बच्चे अक्सर गलती क्या करके आते हैं कि पूछा जाता है शब्द के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। दोस्तों, शब्द के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कहीं कहीं बच्चा क्या करता है, 4 भेद लगा देता है। वो किस हिसाब से लगा देता है, बच्चे ये समझ लेते हैं कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदित, लेकिन ये गलत हो जाएगा। शब्द के जो है मुख्यतः 3 भेद है। अब वो 3 भेद है, वो है पहला आपका उत्पत्ति की दृष्टि, उत्पत्ति। दूसरा बनावट। तीसरा रूपांतर। ये दृष्टि से 3 भेद है। क्या ये दृष्टि से 3 भेद है। लेकिन आप जो अप्लाई करते हैं 4 भेद, वो इस दृष्टि से 4 भेद होगा। कैसे? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा शब्द के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो आपको आंख मूंद के 3 पे लगाना है, ठीक। लेकिन आपसे यदि ये पूछ दे कि मुझे बताइए कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के दोस्तों 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद। पहला नंबर तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज, विदेशज, ठीक। लेकिन अब क्या होता है क्वेश्चन तो यहाँ तक आपसे पूछ दिया। ऑब्जेक्टिव क्या बन रहा है, सो ध्यान देना है। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। अब वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो शब्द मुख्यतः कितने भेद होते हैं? शब्द के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। शब्द के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। तो पहला भेद है आपका उत्पत्ति, दूसरा है बनावट और तीसरा है आपका रूपांतर। तो इस तरीक़ा से बनावट या रूपांतर की दृष्टि से पूछेगा, रूपांतर की दृष्टि से पूछेगा, उत्पत्ति की दृष्टि से पूछेगा। तो आप इस तरीक़ा से किस हिसाब से लगा सकते हैं? तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आप उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 में टिक लगाएंगे। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन में रहेगा 1, बी में रहेगा 2, सी में रहेगा 3, डी में रहेगा 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिए। दोस्तों, इतनी गर्मी में भी आप लोग के लिए वीडियो लाया जा रहा है, ताकि आप लोग का आगामी एग्जाम में कहीं भी उत्पत्ति की दृष्टि से, शब्द से हो, वगैरह वगैरह, जिससे भी हो, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं वादा करता हूँ आपसे कि ये शब्द से आपको एक भी नंबर नहीं घटने दूंगा, मेरा वादा है आपसे। तो यहाँ तक याद रखिए आप। विदेशज यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ के चलते हैं। क्या है कि अब आता है तत्सम किसे कहते हैं। दोस्तों, अब हम इसे मिटाते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब हम तत्सम की बात करते हैं थोड़ा। किसकी? तत्सम की। किसकी बात करते हैं? तत्सम की। इसमें क्या होता है, कैसे पूछा जाता है? हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी में क्या है? हिंदी में
संस्कृत, यानी संस्कृत कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम हिंदी में लिखते हैं पानी तो इसको संस्कृत में कहते हैं जल, यही को कहते हैं आग, तो इसी को संस्कृत में कहते हैं अग्नि। तो इस हिसाब से जो मेरा होगा, आपसे पूछेगा कि जल बताइए कौन सा शब्द है, तो तत्सम। अग्नि कौन सा शब्द है, तत्सम। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं, यानी हिंदी में जो चीज़ को हम कहते हैं अगर उसे संस्कृत में कन्वर्ट करते हैं वो आपका तत्सम कहलाएगा। इस चीज़ को आपको दिमाग में याद रखना है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बता दीजिए कमेंट करके कि हाँ सर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब ये है कि आपसे पूछेगा जल, अग्नि, पावक, ये सब बताइए कौन सा शब्द है, तो आप इसे आसानी से टिक लगाएंगे, कौन सा शब्द है, तत्सम। अब हम थोड़ा सा चलते हैं किस पे, तो तद्भव पे। तद्भव, 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 थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तद्भव के बारे में क्या है, तत्सम के बिगड़े रूप, तत्सम, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, तद्भव कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ये ध्यान दीजिए, कह रहा क्या, तत्सम का बिगड़ा रूप होना चाहिए। मतलब ये कि हम जिस चीज़ को कह रहे थे कि ये जल है उसी को बिगाड़ के कहेंगे पानी। हम अग्नि को कह रहे थे हिंदी में आग, यानी जिस चीज़ को हम यदि हिंदी में बोलते हैं, यानी तत्सम का बिगड़ा रूप क्या हुआ, मतलब कि हम तत्सम में जल कह रहे थे उसी को बिगाड़ देंगे तो क्या होगा, पानी। उसी को अगर अग्नि को बिगाड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आग। तो इस तरीक़ा से हमें तद्भव भी याद हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा देशज की बात करते हैं। यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ तक तो समझ गए ना, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब उसके बाद क्या है, देशज। क्या है, देशज। देशज में क्या है ये ध्यान रखना आपको। देशज, देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को कहते हैं देशज। क्या कहते हैं, देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को हम कहते हैं देशज। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब हम अपने देश की भाषा में क्या कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, अपने ही फैमिली में देख लीजिए। जैसे हमारे घर कोई मेहमान आते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, मेहमान ए लो, पानी दही, जल दही, लोटा दही। तो जिस भाषा में हम बोलते हैं ना उसे हम अब देशज कहते हैं, अपनी भाषा को, अपने देश की भाषा। जैसे फॉर एग्जांपल में होता है लोटा, लोटा, पगड़ी, खटिया। तो जिस तरीक़ा से हम बिहेव करते हैं, खटिया, तो हम क्या बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में पाए जाने वाले शब्द को हम देशज कहते हैं। तो हम इसे बोलते हैं ना कि मेहमान एले, कुटुम एले, लोटा दे, पगड़ी दे, खटिया दे, बिछान का दे, ई का दे, ऊ का दे, मतलब कि अपनी भाषा में बोलने वाले को हम कहते हैं देशज। आई होप यहाँ तक क्लियर। वीडियो अच्छी लग रही हो तब तो लाइक करना है भाई मेरे, अगर नहीं लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है, आप जो करना चाहेंगे कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का, अगर नए हैं तो बेल आइकन बटन दबा लीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन हम लाएंगे वो आप तक ज़रूर पहुँच जाएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा विदेशज की बात कर लेते हैं। विदेशज, विदेशज, इसका क्या है, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ, मतलब कि अपने देश से हट के कोई अलग देश से आया हो, उसे हम विदेशज कहते हैं। क्या है, जिन शब्दों का जन्म यदि विदेश में हुआ हो उसे हम विदेशज कहते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो फॉर एग्जांपल में आते हैं हम, जैसे कहते हैं कि डॉक्टर, ये डॉक्टर जो है ना एक अंग्रेज़ी वर्ड है। हॉस्पिटल, ये एक अंग्रेज़ी वर्ड है। ये बुक जो है ये एक अंग्रेज़ी वर्ड है। ETC जितना भी अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं वो क्या होता है, वो आपका होता है विदेशज। आपसे पूछ सकता है बताइए टीचर, मेडिसिन, हॉस्पिटल, स्कूल, ETC बहुत सारा पूछ सकता है, तो आपका सारा क्या आएगा आंसर में, विदेशज। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इसकी बनावट या रचना की दृष्टि। तो बनावट या रचना की दृष्टि से जब हम बात करेंगे तो बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के मुख्यतः दोस्तों इसकी उत्पत्ति का ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं बनावट या रचना की दृष्टि से। अब जो ये बनावट की रचना है इसकी दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होता है। वो होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक,
तीसरा होता है योग रूढ़। क्या होता है? तीसरा होता है योग रूढ़, दूसरा यौगिक और पहला रूढ़। अब हमें याद रखने के लिए आपसे पूछ सकता है कि कोई ऐसा शब्द है जिसे खंड नहीं किए जाने पर क्या प्राप्त होता है और उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रूढ़। जैसे अगर मान लीजिए हम नाक है, नाक को यदि खंड करते हम तो ना एक बार पाते हैं क, इसका कोई खंड नहीं हुआ, तो जिसका खंड नहीं कर सकते हैं वो आपका होगा रूढ़। जिसका खंड नहीं कर सकते हैं वो आपका होगा रूढ़। हो गया यहाँ तक क्लियर? अब आइए, इसमें नाक, कान, गला इत्यादि, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपसे पूछेगा रूढ़ किसे कहते हैं, तो ऐसे यौगिक शब्द जिसका कोई खंड ना कर सके, या जिन रूढ़ का परिभाषा आप ऐसे भी दीजिए, जिन शब्दों का खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उसे हम कहते हैं रूढ़। याद हो गया? अब आते हैं यौगिक। इसमें क्या होता है, दो वर्ड को खंड करके एक वर्ड बनाना यौगिक कहलाता है। यानी ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ लेता है और जो साधारण वर्ग से बनाया जाता है उसे हम कहते हैं यौगिक। जैसे विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, विद्यालय हो गया, विद्यालय। तो विद्यालय हम क्या क्या को जोड़े हैं? विद्या को जोड़े हैं और आलय को जोड़े हैं। ये दोनों मिलकर क्या बनाए? एक नया वर्ड बना दिया, आपका हो गया विद्यालय। आपसे पूछा जाएगा विद्या जोड़ आर्थी कौन सा शब्द है? तो यौगिक। आई होप यहाँ तक क्लियर। उसके बाद पूछेगा, ऐसे बहुत सारा पूछेगा, शु प्लस आगतम क्या कौन सा शब्द है? तो आप बताएंगे यौगिक शब्द है। उसके बाद हम थोड़ा सा आते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया तो बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आते हैं योग रूढ़ पे। इसका परिभाषा होता है ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ को ग्रहण करता है। मतलब ये होता है कि हम कहते हैं चक्रपाणी। ये चक्रपाणी मतलब तो एक यौगिक शब्द है, लेकिन एक अन्य अर्थ प्रकट करता है। यानी कहने का मतलब होता है विष्णु भगवान। यस, विष्णु भगवान। उसी तरीक़ा से गजानंद, गजानंद, तो गजानंद किसे कहते हैं? गणेश भगवान को। तो एक अलग रूप पकड़ा ना, अलग रूप पकड़ लिया। यहाँ तक क्लियर? गजानंद मतलब गणेश भगवान, ठीक है। चक्रपाणी यानी विष्णु भगवान। तो इस तरीक़ा से कोई एक अलग नाम आएगा, वो आपका क्या होगा? योग रूढ़। क्या होगा? योग रूढ़। और दूसरा जो है आपको खंडित करके, संधि विच्छेद करके उसका एक वर्ड बनाना आपका क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। और रूढ़ तो समझ ही गए, रूढ़ जिन शब्दों का खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले इसे हम कहते हैं रूढ़। अब फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ तक कंप्लीट आपको बनावट या रचना की दृष्टि से भी खत्म हो गया। अब एक सिंपल सा क्या बचता है, ये ध्यान रखने, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बस ये पूछा जाएगा रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रूपांतर के दृष्टि से दोस्तों मैं बता दूं आपको कि रूपांतर के दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। वो होता है, पहला होता है विकारी, विकारी, और दूसरा होता है अविकारी। समझ रहे बात? यहाँ तक आपको क्या होगा, अब ध्यान देना है कि ये तीन चीज़ के बारे में, यानी शब्द इतने में ही ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अगर ये शब्द से आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपका 2 नंबर 3 नंबर पक्का आएगा। कोई भी एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आपको शब्द से 1-2 क्वेश्चन आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके आगे से जब फिर लाऊँगा आप लोगों के लिए तो आप लोग विशेष ध्यान देंगे। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है आप लोग को। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वाले वीडियो में।